हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके लिए नीट के क्वेश्चन एंड आंसर लेके यहाँ पे फिर से हाजिर हुए हैं। जैसा कि फ्रेंड आप सब लोगों को पता है कि नीट की परीक्षा की संभावित तिथि लगभग घोषित हो चुकी है और परीक्षा बहुत ही आपकी नज़दीक है। तो आप लोग पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल के साथ जुड़े रहें और नीट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। यहाँ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इनमें से निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो सबसे अधिक है। पहला लोहा की, दूसरा पानी की, तीसरा नमक की और चौथा पारा की। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो सबसे अधिक है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पानी जो है, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सबसे अधिक होती है उपरोक्त में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा पानी। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है, पानी की। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, एक गैस का आयतन रुद्रोष्म रूप में बढ़ रहा है, तो इसका ताप। तो आपको बताना है फ्रेंड, एक गैस का जो आयतन है वो रुद्रोष्म रूप में बढ़ रहा है। इसका ताप पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा अचर रहेगा और चौथा पहला बढ़ेगा फिर घटेगा। तो देखिए फ्रेंड, एक गैस है और गैस का जो आयतन है वो रुद्रोष्म एडियाबैटिक तरीके से बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे वॉल्यूम को बढ़ाया गया है, तो इसका ताप, गैस का ताप क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अचर रहेगा, ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो देखिए फ्रेंड, इस स्थिति में जो गैस का हमारा टेम्परेचर है वो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, घटेगा। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे आपने कितने प्रश्नों को जो है सही हल किया है, जिससे आप भी अपना स्कोर जान सकें कि आपने इतने प्रश्नों को सही हल किया है और आप अपनी परीक्षा की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच बना कोण आपको बताना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपने प्रश्न को। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी व वेक्टर सी बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब वेक्टर ए व बीच बना जो है वो कोण क्या होगा। पहला 45 अंश, दूसरा 60 अंश, तीसरा 90 अंश और चौथा 120 अंश। तो देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर है हमारा, इसका मॉड ले लिया गया है, मॉड ऑफ सी इजकल टू अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा ए व बी वेक्टर के बीच बना कोण कितना होना चाहिए। ए व बी वेक्टर के बीच बना कोण जो है हमारा होगा वो 90 अंश। ठीक है फ्रेंड, कितना होगा, ए व बी के बीच बना कोण 90 अंश, जिससे हम इसका वेक्टर सी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, तो हमारा वेक्टर जो है वो उसी किसके बराबर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वेक्टर ए और ये हमारा बन गया वेक्टर बी। तो हमारा ओ सी जो वेक्टर है, ओ सी वेक्टर हमारा क्या क्या है, ओ सी वेक्टर जो है वो हमारा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है फ्रेंड, और साफ तरीके से इसे देखिए, समझ लेते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई, ये हमारा ए वेक्टर और यहाँ हमारा है बी वेक्टर। ठीक है फ्रेंड, और ये वेक्टर हमारा क्या हो जाता है,
जो ओ सी वेक्टर कहलाएगा, ये हमारा सी वेक्टर के बराबर है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे सी देखिए जो बराबर होगा ए वेक्टर धन बी वेक्टर। ठीक है, और अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, मॉड ऑफ सी बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर धन बी वेक्टर का स्क्वायर। और इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ सी इजिकल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जैसे कि अभी आपको वेक्टर ए व बी के बीच बना कोण दिखाया गया था, तो ए व बी वेक्टर के बीच बना कोण कितना है, 90 अंश। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फ्रेंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। कोशिकांग जो केवल पादपों में मिलता है, पहला गोल्जी कायल, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम और चौथा कवक। तो कोशिकांग जो केवल पादपों में ही मिलता है वो है हमारा कवक। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कवक फोर्थ इज द राइट आंसर ऑप्शन। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ताप के बढ़ने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा स्थिर रहेगा और चौथा घटेगा या फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। तो बताइए फ्रेंड, ताप के बढ़ने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि ध्वनि के गमन के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि किस आधार पर गति करती है, अनुदैर्ध्य तरंगों के आधार पर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। हाँ जी हाँ फ्रेंड, ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है। यदि विस्थापन को स्मॉल डी से व दूरी को कैपिटल डी से प्रदर्शित करें तब इनमें से कौन सा प्रक्रम सही होगा। आपको बताना है, यदि विस्थापन को स्मॉल डी से व दूरी को कैपिटल डी से प्रदर्शित करें तब इनमें से कौन सा जो है वो प्रक्रम सही होगा। ऑप्शन 4 है आपके पास, पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शनों को। पहला स्मॉल डी इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू कैपिटल डी से, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल डी इज लेस दैन एंड इक्वल टू कैपिटल डी से, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल डी इज लेस दैन डी से और चौथा ऑप्शन है स्मॉल डी इज ग्रेटर दैन डी से। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारे विस्थापन होता है, तो विस्थापन जो है वो दूरी से हमेशा छोटा होता है या फिर बराबर होता है। क्या होता है, विस्थापन जो है वो दूरी से हमेशा या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्योंकि स्मॉल डी यहाँ पे दिखाया गया है कि बराबर भी है कैपिटल डी के और लेस देन भी है। तो विस्थापन जो है वो हमेशा दूरी से डिस्टेंस से बराबर होगा और लेज़र भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। एक कैमरे के लेंस को अगर आधा कर दिया जाए तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब की तीव्रता पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए फ्रेंड, एक कैमरे के लेंस को अगर हम आधा कर देते हैं तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की तीव्रता पर क्या प्रभाव होगा। देखते हैं यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन है, पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा और चौथा रफ हो जाएगा। तो देखिए एक हमारे पास लेंस है, तो अगर लेंस को हम आधा हाफ कट कर दें तो उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कॉपर प्लेटिंग के लिए कॉपर प्लेटिंग बात के प्रकार होते हैं। कॉपर प्लेटिंग जो होती है उसके लिए कॉपर प्लेटिंग बात के प्रकार कितने होते हैं। पहला एसिटिक बात, दूसरा साइनाइड बात, तीसरा एसिड बात साइनाइड बात और चौथा कॉपर सल्फेट बात। तो कॉपर प्लेटिंग के लिए कॉपर प्लेटिंग बात के प्रकार होते हैं, आप लोग बताइए। तो कॉपर प्लेटिंग के लिए कॉपर प्लेटिंग बात के जो प्रकार होते हैं वो एसिड बात साइनाइड बात। कौन सा, एसिड बात साइनाइड बात। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हमारा थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है, एसिड बात साइनाइड बात। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एसिड बात साइनाइड बात। थर्ड, जी हाँ फ्रेंड, थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आयनी यौगिक अल्कोहल में अभिलय होते हैं। दूसरा, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा गया है पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, और तीसरा ऑप्शन है दोनों ही सही हैं, और चौथा कोई सही नहीं है। तो आईनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, आईनी यौगिक अल्कोहल में देखिए आप जो हैं आईनी यौगिक जो हैं अल्कोहल में अविलय होते हैं, ये सही है। आईनी यौगिक जो हैं वो अल्कोहल में अविलय होते हैं, ठीक है। और जो ठोस अवस्था में है यानी रिजिड अवस्था में जितने भी हमारे आयन होंगे वो विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, जिन्हें विलय भी बोलते हैं। जो विलय पदार्थ के कण होते हैं, अगर वो आवेशित कण हैं तो वो विलायक में क्या होंगे? विद्युत के उत्तम चालक होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है, दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा व कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? यहाँ पे एक मेडिसिन के बारे में आपको बताया गया है कि निम्न प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा यानी टीबी व कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त दवाई है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं इनमें। पहले आइसोनियाजिड, पहला ऑप्शन है आइसोनियाजिड, दूसरा है पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, तीसरा रिफेम्पिसिन, और चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो बताइए आप लोग, यक्ष्मा व कुष्ठ दोनों रोगों में जो उपयोग की जाती है वो कौन सी दवा है? पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड। पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है वो टीबी यानी यक्ष्मा व कुष्ठ रोग दोनों में दी जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला अपवर्तन पे, दूसरा परावर्तन पे, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, और चौथा व्यतिकरण यानी इंटरफ्रेंस पे। तो बताइए आप लोग, अपवर्तन रिफ्रैक्शन और परावर्तन रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और व्यतिकरण इंटरफ्रेंस। तो बताइए प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की थ्योरी पे वर्क करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? कौन सा मिक्स्ड फर्टिलाइजर है? पहला यूरिया, दूसरा कैम, तीसरा एनपीके, और चौथा अमोनियम सल्फेट। तो बताइए आप लोग, कौन सा इनमें से मिश्रित उर्वरक है? तो देखिए, मिश्रित उर्वरक जो है वो अमोनियम सल्फेट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है, जो लो टेम्परेचर इंजन है उनका प्रयोग होता है। पहला पनडुब्बी नोदन में, दूसरा तुषार मुक्त प्रशीतकों यानी रेफ्रिजरेटर्स में, और तीसरा ऑप्शन है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, चौथा अति चालकता विषयक अनुसंधानों में, सुपर कंडक्टर विषयक अनुसंधानों में। तो बताइए आप लोग, कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए? निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है, तो निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं हमारे, वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हीं को निम्न तापीय इंजन भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? आपको बताना है किस प्राणी के जीव द्रव्यों में हीमोग्लोबिन जो है वो विलय हो जाता है। पहला मेढक में, दूसरा मत्स्य में, तीसरा केचुआ में, और चौथा मानव में। तो किस प्राणी के जीव द्रव जो है वो हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है? वो है केचुआ में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, केचुआ इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि वाटर जो है वो आयनिक लवण का सुविलायक है। वाटर में आयनिक लवण बहुत ही शीघ्रता से घुल जाते हैं क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च होता है। दूसरा ऑप्शन है उसका द्विध्रुव आगुण अधिक है, तीसरा उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, चौथा उसमें कोई रंग व गंध नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो देखिए पानी जो आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अधिक होती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य सिद्धांत आधारित है। पहला जॉनसन प्रभाव पे, दूसरा दाब विद्युत प्रभाव, तीसरा एडिसन प्रभाव, और चौथा प्रकाश विद्युत प्रभाव।
तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? आपको बताना है जॉनसन प्रभाव, दूसरा दाब विद्युत प्रभाव, तीसरा एडिसन प्रभाव और या चौथा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य सिद्धांत आधारित है वो हमारा आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, दाब विद्युत प्रभाव, प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे दाब विद्युत प्रभाव या प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में प्राय नहीं पाया जाता? आपको बताना है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। पहला बौना गेहूँ, दूसरा शंकर मक्का, तीसरा सोयाबीन और चौथा टिट्रिकेल। टिट्रिकेल कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में प्राय नहीं पाया जाता है? वो है हमारा टिट्रिकेल। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जबकि बौना गेहूँ, शंकर मक्का और सोयाबीन ये सभी पृथ्वी पे पाए जाते हैं और स्वयं भी उगाए आते हैं। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो ये तकनीक को क्या कहेंगे? एक बार प्रश्न को अपने फिर से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। यदि मानव वृद्धि हार्मोन्स जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहे पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो ये तकनीक को कहेंगे? पहला हार्मोनीकरण, दूसरा संकरण, तीसरा उत्परिवर्तन प्रजनन और चौथा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिए, अगर हम मानव वृद्धि हार्मोन्स का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा करना चाहें जो मानव से 8 गुना, जो नॉर्मल चूहे से 8 गुना बड़ा है, तो इस तकनीक को, ऐसी टेक्निक को हम को कहते हैं, ऐसी टेक्निक या विज्ञान जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है फ्रेंड, हाँ जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बबल बेबी रोग या बबल बेबी सिंड्रोम ऐसा इसलिए कहलाता है, ये पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ठीक किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन हमारा, शिशु का उपचार प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। तो बबल बेबी रोग या बबल बेबी सिंड्रोम जो है वो ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। जो हमारा रोगग्रस्त शिशु है वो लार के बबल छोड़ता है, लार के बबल बार बार बनाता है, तो जिसके कारण इसे बबल बेबी रोग या बबल बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। पहला रेटिनॉल, दूसरा थायमीन, तीसरा फिलोक्विनोन और चौथा कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताना है क्या है, तो बताइए। इजी सा क्वेश्चन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, विटामिन डी का जो हमारा रासायनिक नाम है वो आ जाता है कैल्सिफेरॉल। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर बनता है हमारा यहाँ पे, कैल्सिफेरॉल इज द राइट आंसर। और रेटिनॉल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, रेटिनॉल जो है वो हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और थायमीन किसका है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। और फिलोक्विनोन किसका है? फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। और कैल्सिफेरॉल, जैसा कि अभी आपको हमने बताया, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाता है कैल्सिफेरॉल। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, कैल्सिफेरॉल। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो उत्पन्न करता है। पहला डीजल, दूसरा पेट्रोल, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा केरोसिन। तो इनमें से जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला है कौन सा तत्व है, आपको बताना है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो देखिए, सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है तो वो है हमारा हाइड्रोजन। जबकि डीजल और पेट्रोल और केरोसिन काफ़ी मात्रा में धुआं या पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो है हाइड्रोजन, जो सबसे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को पैदा करता है या ना के बराबर पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे ये प्रश्न लगभग समाप्त हो चुके हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें और घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस कर दें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग PQ स्टडी ग्रुप चैनल के साथ जुड़े रहें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट और एम्स और IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।